समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। मैंने कुछ दिन पहले कालिदास में शोध की नई संभावनाएं इस विषय पर एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था। कालिदास में अध्ययन की शोध की नई संभावनाएं बताते हुए मैंने एक विषय यह सुझाया कि कालिदास पर जितनी प्रशस्तियाँ संस्कृत भाषा में, भारतीय भाषाओं में और विश्व की भाषाओं में लिखी गई हैं, उन सब का संकलन किया जाए और उनका अध्ययन किया जाए। वे प्रशस्तियाँ बड़े कवियों के द्वारा रची हुई हो सकती हैं, बड़े चिंतकों के द्वारा रची हुई हो सकती हैं। उनमें अनेक प्रशस्तियाँ ऐसी हैं जिनमें बड़ी गंभीर बातें हैं, गूढ़ गंभीर चिंतन उनके पीछे है। विश्व कवि गेटे ने कालिदास पर जो कविता लिखी जर्मन भाषा में, उसकी तो चर्चा बहुत होती आई है, उस पर मैंने भी चर्चा की है। उन्होंने कालिदास की कविता में जो सारी विशेषताएं हैं उसको अपनी कविता में, कालिदास पर अपनी कविता में उन्होंने बांध करके प्रस्तुत कर दिया। और भी संसार की भाषाओं में कालिदास पर अच्छी प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं, पर संस्कृत में प्रशस्ति की अलग परंपरा है। वह अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो संस्कृत में प्रशस्ति साहित्य शास्त्र की परंपरा में एक अलंकार माना गया, और जब अलंकार हम कहते हैं तो कविता का जो संपूर्ण सौंदर्य है उससे हमारा आशय हुआ करता है। और प्रशस्ति अलंकार जब कहा गया, प्रशस्ति को जब अलंकार कहा गया, तो आचार्यों ने यह स्वीकार किया कि प्रशस्ति में एक उदात्तता और भव्यता हुआ करती है। अमृतानंद योगी जो साहित्य शास्त्र के 13वीं शताब्दी के आचार्य हैं, उन्होंने अलंकार संग्रह अपने ग्रंथ में प्रशस्ति और चाटु ये दो अलंकार बताए। दोनों में सौंदर्य होता है, पर चाटु का क्षेत्र थोड़ा सीमित है। चाटु में हंसी ठिठोली हो सकती है, प्रेमिका को रिझाने मनाने के लिए कुछ अतिरेक पूर्ण प्रशंसा उसकी की जा सकती है, या किसी राजा की स्तुति प्रशंसा की जा सकती है उसको प्रसन्न करने के लिए। तो किसी को प्रसन्न करने के लिए यदि प्रशंसा वचन कहे जाएं तो चाटु होती है। उसमें कुछ स्वार्थ भी शायद हो सकता है, या रिझाने का, मनाने का भाव उसके पीछे हो सकता है। यह एक चाटु अलंकार में सौंदर्य यद्यपि रहता है, पर उसका एक सीमित क्षेत्र है। प्रशस्ति का क्षेत्र इसकी अपेक्षा बहुत व्यापक है। प्रशस्ति में कोई स्वार्थ भाव नहीं, किसी को रिझाने मनाने की इच्छा नहीं। वह एक उदात्त भाव से किसी के गुणों की सराहना की जाती है, और उसके पीछे एक दृष्टि, उसके पीछे गंभीर चिंतन हो सकता है। इसलिए प्रशस्ति सदैव बड़े व्यापक धरातल पर किसी महिमामय व्यक्ति का गुणगान प्रस्तुत करती है। संस्कृत में जैसा मैंने कहा कि प्रशस्तियों की सुदीर्घ परंपरा है, और कवि प्रशस्तियों की जो परंपरा है वह अनेक दृष्टियों से इसलिए महत्वपूर्ण है कि कवि प्रशस्तियों में साहित्य शास्त्र के मानदंड बनते हैं। संस्कृत काव्य की इतिहास की रूपरेखा बनती है, संस्कृत साहित्य के इतिहास की रूपरेखा भी बनती है, और एक कवि के आकलन की दिशाएं खुलती हैं। इसलिए कवि प्रशस्तियाँ जो संस्कृत में हैं वे ध्यान देने के योग्य हैं, उनका संकलन किया जाना चाहिए। विशेष रूप से कालिदास पर जो प्रशस्तियाँ हैं, यदि संपूर्ण विश्व साहित्य में जो कालिदास पर प्रशस्तियाँ हैं उनका सबका संकलन न कर पाएँ, तो संस्कृत में जितनी कवि प्रशस्तियाँ कालिदास पर हैं और आचार्यों की जो उक्तियाँ हैं उन सब का संकलन तो किया ही जाना चाहिए। और वी राघवन ने इस दिशा में किंचित कार्य किया। उन्होंने व्यास प्रशस्ति संग्रह और वाल्मीकि प्रशस्ति संग्रह नाम से दो छोटी पुस्तकें तैयार की। व्यास और वाल्मीकि पर जितनी प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं
उनको उन्होंने इन 2 पुस्तकों में क्रमशः संकलित करके प्रस्तुत किया। पर कालिदास प्रशस्ति संग्रह ऐसा कोई ग्रंथ मेरी जानकारी में तैयार नहीं हुआ है और इसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कालिदास ऐसे कवि हैं जिन पर सर्वाधिक संख्या में प्रशस्तियाँ लिखी गईं और महान कवियों के द्वारा उनकी प्रशस्तियाँ लिखी गईं। एक कवि दूसरे कवि को जिस दृष्टि से देखता है, आकलन करता है, उससे भावित होता है, प्रेरित और स्फूर्त होता है, उसके माध्यम से पूरी परंपरा को समझता है। यह सूक्तियों में, प्रशस्तियों में, कालिदास विषयक प्रशस्तियों में हम देखते हैं। इसलिए प्रशस्ति उपेक्षणीय विधा नहीं है और वह कविता का सौंदर्य, औदात्य प्रस्तुत करती है। कालिदास पर जो प्रशस्तियाँ संस्कृत में लिखी गई हैं, उन पर विचार करते हुए हम आज के इस वक्तव्य में केवल 3 प्रशस्तियों की चर्चा करेंगे। तीनों प्रशस्तियाँ बड़े पंडितों, बड़े कवियों, बड़े दार्शनिकों के द्वारा लिखी गई हैं। एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, जो मैं पहले भी प्रायः कहता रहा हूँ, कि जब संस्कृत में हम कवि कहते हैं, कवि शब्द से हमारा आशय परंपरा में केवल पद्य लिखने वाले रचनाकार से नहीं हुआ करता। अंग्रेजी में जो पोएट से आशय होता है, उसकी अपेक्षा बहुत बड़े अर्थ में हम कवि शब्द का प्रयोग संस्कृत में करते हैं। कवि हमारे यहाँ दार्शनिक भी हो सकता है, पंडित और ज्ञानी भी हो सकता है, शास्त्रज्ञ हो सकता है, और काव्य रचनाकार तो वह होता ही है, जागृत प्रतिभाशाली रचनाकार वह होता ही है। पर कवि और पंडित में, कवि और दार्शनिक में, कवि और शास्त्रज्ञ में, विद्वान में ऐसी कोई विभाजन रेखाएं, ऐसी कोई दीवारें इनके बीच में हमारी परंपरा स्वीकार नहीं करती, जो पश्चिम में स्वीकार की जाती हैं। इसलिए जब कवियों के द्वारा कालिदास कवि की प्रशस्तियाँ यह हम चर्चा करते हैं, तो ये वास्तव में जिनको कवि कहा गया है, उन कवियों की प्रशस्तियाँ हैं। अर्थात वे कवि बड़े दार्शनिक, बड़े पंडित, बड़े ज्ञानी और बड़े शास्त्रज्ञ भी हैं, और कवि वे हैं ही। इस दृष्टि से हम कवि की कई कोटियाँ भी मान सकते हैं। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, प्रधानता के आधार पर कोटियाँ हम बना सकते हैं कि कवि पंडित, कवि दार्शनिक और कवि आचार्य, यह कवि होते हुए पंडित है, कवि होते हुए दार्शनिक है, कवि होते हुए आचार्य है, या पंडित कवि, दार्शनिक कवि, आचार्य कवि, ऐसे भी कोटियाँ बना सकते हैं। 6 कोटियाँ तो यूँ ही बन जाती हैं। हमारी परंपरा में शास्त्र कवि के स्वरूप में आचार्यों ने ये बातें कह दी हैं। इसलिए कोटियाँ हम चाहे और बनाते रहें, न बनाएं, लेकिन कवि और ज्ञानी के बीच में, कवि और दार्शनिक के बीच में ऐसी विभाजक रेखाएं हमारे यहाँ नहीं स्वीकार की गई। इसलिए पाणभट्ट की यदि प्रशस्ति है, तो एक बड़े दार्शनिक ज्ञानी की भी प्रशस्ति कालिदास पर है। पहली जो प्रशस्ति मैं उद्धृत करूँगा, वह बाणभट्ट की प्रशस्ति है कालिदास पर। हर्षचरित के उपोद्घात पद्यों में बाणभट्ट ने अपने से पहले के कुछ कवियों की प्रशस्तियाँ की हैं। जैसा मैं कह चुका हूँ कि प्रशस्तियों के द्वारा संस्कृत साहित्य के इतिहास की एक रूपरेखा भी हमारे यहाँ प्रस्तुत की जाती रही है। धनपाल ने तिलक मंजरी में, राम भद्रांबा ने रघुनाथाभ्युदय महाकाव्य में, गंगा देवी ने मथुरा विजय महाकाव्य में प्रारंभ में जो प्रशस्तियाँ कवियों की लिखी हैं, उनसे वे संपूर्ण संस्कृत साहित्य की एक रूपरेखा और इतिहास, संक्षिप्त इतिहास भी कुछ सीमा तक प्रस्तुत करते हैं ये रचनाकार। और इन कवियों का आकलन भी वे अपनी दृष्टि से करते हैं। इन कवियों के आकलन के साथ साथ वे साहित्य शास्त्र के मानदंड भी वहाँ निर्मित करते हैं। तो बाणभट्ट भी हर्षचरित के आरंभ में जो कवि प्रशस्तियाँ करते हैं, उसमें अपने से पहले के संस्कृत साहित्य पर एक इतिहास बोध के साथ दृष्टि डालते हैं। कविता के आकलन के मानक भी वे प्रस्तुत करते हैं, और तत्त कवि का पूरा मूल्यांकन संक्षेप में वे करते हैं। कालिदास के बारे में हर्षचरित में उन्होंने यह लिखा, निर्गता सुनवा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु
प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीष्विव जायते। प्रधान वाक्य इसमें पूरे श्लोक में जो है कि कालिदासस्य सूक्तिषु कस्य वा प्रीतिर न जायते। कालिदास की सूक्तियों में भला किसको प्रीति नहीं होगी। संस्कृत में वाह इस अव्यय का प्रयोग उस अर्थ में भी होता है जिस अर्थ में हिंदी में हम भला किसी वाक्य में लगा करके कहते हैं। भला हम भले आदमी के अर्थ में वहाँ नहीं कहते हैं। भला ऐसे कैसे हो जाएगा, भला किसको प्रेम नहीं हो जाएगा। कालिदास की सूक्तियाँ पढ़ करके ऐसा जब हम भला का अव्यय के रूप में प्रयोग करते हैं, संज्ञा के रूप में प्रयोग नहीं करते, किसी विशेषण के रूप में, किसी व्यक्ति के विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं करते, तो भला एक संस्कृत में बड़ा मुहावरेदार प्रयोग, हिंदी में एक बड़ा मुहावरेदार प्रयोग होता है। संस्कृत में वाह शब्द का प्रयोग, वाह अव्यय का प्रयोग भी इसी तरह का होता आया है। तो कस्य वा प्रीतिर न जायते, किसको भला प्रीति नहीं हो जाएगी कालिदास की सूक्तियों पर, ऐसा प्रधान वाक्य है। शेष उपमा दी गई है। कैसी सूक्तियाँ हैं कि मंजरीषु इव, मंजरियों की तरह जो सूक्तियाँ हैं उनमें किसको भला प्रीति नहीं होगी। और दो विशेषण हैं जो कि सूक्तियों पर भी लागू होंगे और मंजरियों पर भी लागू होंगे। मधुर सांद्रासु, मधुर सांद्र जो सूक्तियाँ हैं, मधुर सांद्र जो मंजरियाँ हैं, और निर्गतासु जो निकल पड़ी हैं, फूट पड़ी हैं। ये दो विशेषण सूक्तिषु और मंजरीषु, सूक्ति और मंजरी दोनों के लिए बाणभट्ट ने दिए। इसके द्वारा बाणभट्ट ये कहना चाहते हैं कि कालिदास की कविता माधुर्य में सराबोर है, सांद्र माधुर्य उसमें है, और निर्गत हुई हैं सूक्तियाँ कालिदास की, किसी से ली नहीं है, उनकी प्रतिभा से, प्रतिभा के स्फुरण से वे निर्गत हुई हैं। और जो उपमा दी है, उपमान जो है मंजरी, आम की मंजरी भी उसी प्रकार से निकलती है। वसंत के आते ही जो फूट पड़ती हैं मंजरियाँ, वो निर्गत होती हैं, स्वतः फूट पड़ती हैं वे मंजरियाँ। वसंत में आम पर मंजरियाँ जैसे ही आती हैं तो हवा में कैसी अनोखी मादकता घुल जाती है, वो प्रेम जागता है। वसंत में मंजरियाँ जैसे ही फूटती हैं, आम की मंजरियों से ही आशय लेना चाहिए। मंजरी शब्द का प्रयोग जो माण ने किया है, क्योंकि कालिदास को मंजरी, आम की मंजरी बहुत प्रिय है। उसका वर्णन उन्होंने इसी रूप में अनेकत्र किया भी है। तो कालिदास की कविता से किसको प्रेम नहीं जागेगा, किसके भीतर प्रेम नहीं हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। और वसंत में जैसे ही मंजरी फूटती है तो प्रेम से फिर सराबोर चित्त हो जाता है एक बार फिर। इसलिए वसंत में फूटने वाली आम की मंजरियों से कालिदास की सूक्तियों को उपमित किया है। और निर्गतासु और मधुर सांद्रासु दोनों विशेषण दोनों के लिए, उपमेय और उपमान दोनों के लिए दिए हैं। बाणभट्ट यह कहना चाहते हैं कि कालिदास की कविता मधुर सांद्र है, सांद्र माधुर्य में पगी हुई है और उनकी मौलिक प्रतिभा से उपजी है। यह तो वे कह ही रहे हैं, पर वे यह भी कह रहे हैं कि कालिदास हमको जीवन से, सौंदर्य से प्रेम करना सिखाते हैं। कालिदास की कविता पढ़ते पढ़ते हम सौंदर्य से, राग से समन्वित होते हैं, जुड़ते हैं प्रेम से, प्रेम में हम सराबोर होते हैं, क्योंकि कालिदास प्रेम के और सौंदर्य के कवि हैं। इसमें सूक्ति शब्द का प्रयोग किया है। वह उत्तम कविता के लिए सूक्ति शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में। सुभाषित, सूक्ति, सदुक्ति, उक्ति विशेष, ये सारे शब्द अच्छी कविता के लिए संस्कृत में आते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि सूक्ति और सुभाषित इन दोनों शब्दों को उपदेश देने वाला कोई श्लोक इस अर्थ में मान लिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कविता के लिए आग्रह करना कि उससे हमको क्या उपदेश मिल रहा है, ये कविता को छोटा बनाना है। कविता का यह अपमान है, ये सरस्वती का भी अपमान है। एक व्यावसायिक दृष्टि से कविता को देखना कि उससे क्या हासिल हो रहा है, वो क्या दे रही है आपको। जो दे रही है उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, वह उसको वर्णन में भी नहीं उसको लिया जा सकता। अवर्णनीय कुछ हमको कविता से मिलता है।
इतना भव्य उदात्त और अवर्णनीय कुछ हमको हासिल होता है कालिदास की कविता से कि उससे उसके लिए क्या मिला ऐसा इदमित्थमतया सवाल करना उचित नहीं है, क्योंकि वह तो जो भीतर चित्त में अनुभव होता है उसी में केवल समझ में आता है कि हमको कुछ ऐसा अनोखा मिला है जिससे हम भीतर से प्रेम से पग गए हैं, प्रेम में सराबोर हो गए हैं, हम बदल गए हैं, अपने भीतर आमूल चूल रूपांतर हमारा हो गया है, जो कालिदास की कविता करती है। इसलिए सूक्ति शब्द, सुभाषित शब्द, इसको उपदेश देने वाली कविता के अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। यह परंपरा का भी अपमान है। और ये आधुनिक जो उपभोक्तावादी बुद्धि है जो अंग्रेज़ों ने हमको दी है, अंग्रेज तो बनिए बक्काल थे ही, हमको भी उसी तरह से वे हमारी बुद्धि को ओछा और छोटा बना करके चले गए। इस तरह के प्रश्न हमारी परंपरा में नहीं किए जाते हैं कि क्या हासिल हुआ उस कविता से हमको। कविता स्वतः जो रससिद्ध कवि की कविता है वह संस्कारों को जागृत स्वतः करती चली जाती है। इसलिए सूक्ति शब्द का प्रयोग जब होता है, सदुक्ति शब्द का प्रयोग जब होता है, सुभाषित शब्द का प्रयोग जब होता है संस्कृत में, तो उत्तम कविता से ही आशय होता है। सदुक्ति करणामृत श्रीधर का, सुभाषितों का, सदुक्तियों का संकलन है। उसमें जितनी उत्तम कविताएं उनको मिली वो उन्होंने सब संग्रहित की हैं। उपदेश परक कविताएं की तो उसमें बहुत थोड़ी सी हो सकती हैं, उसमें 2000 से अधिक श्लोक हैं। हिंदी में अनुवाद भी उसका मेरे द्वारा किया हुआ प्रकाशित है, उसको आप देख सकते हैं। तो यह है श्रृंगार रस की कविता, वीर रौद्र अद्भुत रसों की कविता, सारे रसों की कविताएं, दीन दुखियों पर लिखी हुई कविताएं, ये सब जो श्रीधर ने उसमें संकलित की हैं, ये सदुक्तियों के नाम से उन्होंने संकलित की हैं। सुभाषित रत्नाकर विद्याकर ने 11वीं शताब्दी में बनाया, सुभाषितों का संकलन उन्होंने किया। तो सुभाषित क्या है कि जितनी भी सुंदर रमणीय मनोहारी कविताएं हो सकती हैं अच्छी, उन सबको उन्होंने संकलित किया है। इसलिए सूक्ति जब कहते हैं, बाणभट्ट की, कालिदास की सूक्तियों में किसको भला प्रेम नहीं हो जाएगा, किसके मन में प्रेम नहीं जागेगा, तो यह आशय सूक्ति से यहाँ कालिदास की संपूर्ण कविता से लेना चाहिए। यह बाणभट्ट कालिदास की संपूर्ण कविता का एक आकलन कर रहे हैं। एक और श्लोक हम लेते हैं। यह श्लोक कुमारिल भट्ट का रचा हुआ बताया जाता है और शार्ंगधर पद्धति जो शार्ंगधर की है उसमें यह उद्धृत है। सुभाषित संग्रहों में सुभाषित संग्रहकारों को जो फुटकर श्लोक जहाँ तहाँ बिखरे हुए लोगों की स्मृतियों में थे उनको संकलित किया गया। मुँह ज़बानी जो श्लोक लोगों को याद थे उनको उन्होंने इसमें अपने अपने संकलनों में उन्होंने संचित कर लिया है, बचा लिया है। तो हजारों लुप्त होते हुए श्लोक, हजारों श्लोक जो लुप्त हो सकते थे उनको सुभाषित संग्रहकारों ने बचा लिया। लेकिन इस सदुद्यम में इसमें यह भी हुआ कि जिसने वह श्लोक याद रखा वो भूल गया है कि किस कवि का है, या उसको कवि का नाम गलत याद रह गया है। तो कभी कभी सुभाषित संग्रहकारों को भ्रम भी हुआ है और वे गलत कवि के नाम से किसी श्लोक को उद्धृत कर देते हैं, किसी दूसरे कवि का श्लोक किसी अन्य के नाम से उद्धृत कभी कभी कर देते हैं। उनको जिसने श्लोक सुनाया था उसने कवि का नाम जो बताया वह उन्होंने सूचित कर लिया। लेकिन अन्य प्रमाणों से हम जब जानते हैं कि यह तो किसी और पूर्ववर्ती कवि का है, तो सुभाषित संग्रहकार ने कहीं भ्रम उसको हुआ है ऐसा हमको विदित हो जाता है। विज्जिका का कोई श्लोक किसी अन्य कवि के नाम से सुभाषित संग्रहों में कहीं उद्धृत हो गया है, ऐसा कभी कभी हुआ है, अपवाद स्वरूप ही हुआ है। ज़्यादातर तो बहुत प्रामाणिक रूप से उन्होंने नाम दिए हैं, और जहाँ नाम नहीं पता चला, बहुत सारे श्लोक लोगों को याद रह गए, कवि का नाम भूल गए। सुभाषित संग्रहकारों ने ऐसे सब श्लोक जो अच्छे थे, अच्छी कविता के श्लोक थे, उन सबको इकट्ठा किया। जिनके नाम नहीं पता चल पाए उनको अज्ञात कर्तृक बताया कि वे अज्ञात के हैं। यह श्लोक कुमारिल भट्ट के नाम से उद्धृत है। कुमारिल भट्ट तो महान दार्शनिक हैं, मीमांसक हैं। उन्होंने यह लिखा होगा। श्लोक भी कुछ इस प्रकार का है कि कोई बड़ा दार्शनिक कवि इसको लिख सकता है। कवयः कालिदासाद्याः कवयो वयमप्यमी
पर्वते परमाणु च पदार्थत्वं व्यवस्थितम। अनुष्टुप छंद यह भी है। पूर्वार्ध में कहा गया है कि कालिदास आदि भी कवि रहे और ये हम भी कवि हैं। यह एक वाक्य पूर्वार्ध में आया। और पर्वते परमाणु च पदार्थत्वं व्यवस्थितम, पर्वत और परमाणु दोनों में पदार्थत्व व्यवस्थित है। यह दूसरा वाक्य अनुष्टुप के उत्तरार्ध में आया। यह पूरा श्लोक है। कुमारिल भट्ट कहना यह चाह रहे हैं कि कालिदास भी कवि रहे हैं और ये हम भी कवि हैं। निदर्शन अलंकार में उपमान एक प्रस्तुत कर रहे हैं कि पहाड़ को भी पदार्थ कहते हैं, परमाणु को भी पदार्थ कहते हैं। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। और एक दार्शनिक जिस तरह से कह सकता था, उस भाषा में उन्होंने कहा है कि पदार्थ तत्व धर्म पर्वत और परमाणु दोनों में व्यवस्थित है। दर्शन की भाषा बहुत ज़्यादा दुरूह उन्होंने नहीं इस्तेमाल की है। नहीं तो यह कहते हैं कि पदार्थत्व जात्यवच्छिन्न तद विशेषता इत्यादि इत्यादि करके पर्वत होता है और परमाणु भी पदार्थत्व जात्यवच्छिन्न इत्यादि होता है, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन कवि की भाषा में ही कहा है, पर दार्शनिक होते हुए कहा है। इसलिए पदार्थत्व धर्म पहाड़ और परमाणु दोनों में व्यवस्थित है, ऐसा उन्होंने कहा। पदार्थत्व जाति है, प्रत्येक व्यक्ति में जाति रहती है, सिद्धांत है। मीमांसा भी मानता है और न्याय जाति विशिष्ट व्यक्ति में अर्थ मानता है। व्याकरण में जाति गुण क्रिया यदृच्छा चारों में अर्थ माना जाता है। पर जाति प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, प्रत्येक पदार्थ के भीतर उसकी जाति रहती है। यह दर्शन का सिद्धांत है। उस सिद्धांत के अनुसार पदार्थत्व जाति पहाड़ में भी है, पदार्थत्व जाति परमाणु में भी है। पहाड़ भी एक पदार्थ है, परमाणु भी एक पदार्थ है। सरल भाषा में यह कहेंगे, पूरे श्लोक का सार यह है कि कालिदास आदि भी कवि रहे हैं और ये हम भी कवि हैं। पहाड़ भी पदार्थ है, वस्तु है, परमाणु भी पदार्थ है या वस्तु है। यह बात उन्होंने कह दी, गहरी बात कही है। कहना तो कुल यही चाहते हैं कि कालिदास विराट प्रतिभा के कवि, एक विशाल उत्तुंग शिखरों को छूते हुए पर्वत वे हैं और हम जो आज के कवि हैं वे परमाणु की तरह उनके सामने हैं। यह कुमारिल भट्ट यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन जो सौंदर्य है कि कवि है, इस प्रशस्ति का जो रचनाकार है कुमारिल भट्ट हैं, चाहे जो भी हों, कुमारिल भट्ट ही हो सकते हैं जो उनके नाम से उद्धृत है, वह कवि है। तो जो सर्वनाम का प्रयोग किया है उससे श्लोक में बड़ी वक्रता, बांकापन आ गया। कुंतक की शब्दावली में सर्वनाम वक्रता हो गई और आनंदवर्धन की शब्दावली में अमी, यह जो सर्वनाम है, इससे व्यंजनाओं का बड़ा पेनापन आ गया। तो कालिदास आदि भी कवि रहे हैं और ये हम भी कवि हैं। ऐसा जब कहा अमी शब्द, ये हम, वयम अपि, तो वयम और अमी ये दो सर्वनाम जो प्रयोग किए हैं, तो अमी वयम, इसमें बड़ी गहरी व्यंजना आ गई है। ये हम लोग, यह जो कह दिया है, तो कुमारिल भट्ट ने बड़ा तारतम्य बता दिया है और कितनी दूरियां समय की और कितने अंतराल हमारे और कालिदास के बीच में हैं। फिर भी हम भी तो कवि हैं और हम भी कुछ तो हैं ही। पदार्थत्व तो परमाणु में भी होता है, परमाणुओं से ही मिलाकर तो फिर पहाड़ भी बनेगा अंततः। अब दार्शनिक की दृष्टि से तो बहुत गहरी मीमांसा फिर इसकी कर ही सकते हैं, क्योंकि परमाणु तो पूरी सृष्टि, परमाणुवाद वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है, तो सृष्टि का मूल वही है, परमाणु से ही सृष्टि होती है, यह माना गया। और आज का जो फिजिक्स है, जो मॉडर्न फिजिक्स है, वह भी मानता है। तो एक दार्शनिक ने कविता लिखी है, अच्छी कविता लिखी है, कालिदास का आकलन भी किया है अपनी दृष्टि से। यह एक पद्य है। तीसरा एक पद्य है, यह श्री कृष्ण मिश्र के नाम से उद्धृत मिलता है। श्री कृष्ण मिश्र 12वीं शताब्दी में कालंजर दुर्ग में एक बड़े अमात्य रहे और प्रबोध चंद्रोदय नाटक के प्रणेता वे हैं। बड़े दार्शनिक
भी वे हैं। और प्रतीक नाटकों की पूरी परंपरा उनके इस नाटक से चली। बड़ा ट्रेंड सेटर, एक परंपरा का बीज वपन करने वाला, प्रवर्तन करने वाला उनका यह नाटक बना। बड़े कवि वे हैं और बड़े दार्शनिक भी है, क्योंकि नाटक ही दार्शनिक है। प्रबोध चंद्रोदय तो दार्शनिक नाटक है, प्रतीकात्मक नाटक है। और श्री कृष्ण मिश्र बड़े दार्शनिक भी हैं और कवि भी उतने ही अच्छे हैं, क्योंकि नाटक में कविता उनकी बहुत सुंदर है। उनका लिखा हुआ यह पद्य है, यह भी कालिदास की प्रशस्ति है। अस्पृष्ट दोषा नलिनीव हृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणोघैः प्रियांक पालीव विमर्द हृद्या न कालिदासाद अपरस्य वाणी। ये बड़े कवि की प्रशस्ति है। एक कवि, एक और महान पूर्ववर्ती कवि के बारे में एक एक शब्द बड़ा बींधता हुआ, बड़ा चुना हुआ है। आचार्य पंडित बच्चूलाल अवस्थी को यह श्लोक बड़ा प्रिय था। उन्होंने इस श्लोक पर पूरा एक लेख संस्कृत में लिखा था। वह लेख अब मेरे सामने नहीं है। बहुत तार्किक दृष्टि से उन्होंने इस श्लोक की टीका की थी संस्कृत में, उसमें और उन्होंने क्या क्या कहा वह भी अब मेरी स्मृति में नहीं है। मैं अपनी स्वल्पमति से इस श्लोक के बारे में, जो श्री कृष्ण मिश्र की सुंदर अभिव्यक्ति है, उसके बारे में बात कहूँगा। कालिदास की कविता के बारे में श्री कृष्ण मिश्र कहते हैं, अस्पृष्ट दोषा नलिनीव हृष्टा। यह एक वाक्य खंड हुआ। हृष्टा नलिनी की तरह अस्पृष्ट दोषा है कालिदास की कविता। अब क्या कह रहे हैं? नलिनी या कमलिनी, जो हृष्ट मतलब खिली हुई है, उसकी तरह अस्पृष्ट दोषा है। वह जैसे अस्पृष्ट दोषा होती है, वैसी ही अस्पृष्ट दोषा है कालिदास की कविता। अस्पृष्ट दोषा में श्लेष हो गया। बाणभट्ट की जो उक्ति है उसमें भी श्लेष हुआ है। मधुर सांद्रासु और निर्गतासु, वह मंजरी और सूक्ति दोनों पर लागू हो रहे हैं, तो श्लेष वहाँ भी हुआ है, यहाँ भी श्लेष हुआ है। अस्पृष्ट दोषा, अस्पृष्टा दोषा रात्रि रिया, रात्रि को जो नहीं स्पर्श करती, ऐसा नलिनी या कमलिनी के लिए, क्योंकि वो दिन में ही खिलती है, रात आते ही मुरझाती है, मुरझा जाती है, रात को नहीं छूती है, खिली हुई कमलिनी। इसलिए विशेषण बड़ा सुंदर दिया है। जो खिली हुई कमलिनी है वह अस्पृष्ट दोषा होती है। उसकी तरह कालिदास की कविता है, यह कह रहे हैं। तो यह कमलिनी जिस प्रकार से रात में, रात का स्पर्श नहीं करती, अंधेरे में वह मुरझा जाती है, कालिदास की कविता प्रकाश की कविता है। दोष का स्पर्श नहीं करती, श्लेष में अर्थ हो जाएगा दोष से सर्वथा मुक्त है कालिदास की कविता। श्लेष से दोषा रात्रि और अस्पृष्ट दोषा, दोष को स्पर्श नहीं किया है, दोनों अर्थ निकल आएंगे। दोष शब्द और दोषा शब्द दोनों समास में वहाँ विग्रह में बन जाएंगे। तो श्लेष से दोष छू भी नहीं गए हैं जिसको, ऐसी कालिदास की कविता। हमने कालिदास की कविता में दोष जो आचार्यों ने बताए हैं वे कैसे वास्तव में दोष बिल्कुल भी नहीं है, ये दोषाभास हैं, वो गुण हो जाते हैं। वो दोषाभास एक अलंकार हम मान सकते हैं कविता का, इस पर भी चर्चा की है। उसी बात को श्री कृष्ण मिश्र ने कहा कि दोष उसको छू भी नहीं गए, ऐसी कालिदास की कविता है। जिस तरह से कि दोषा या रात को जो नहीं छूती है, ऐसी हृष्टा या खिली हुई कमलिनी हो। एक बात और कहना चाहते हैं अस्पृष्ट दोषा नलिनी हृष्टा के द्वारा, कि दोषा रात को, अंधेरे को जिस तरह से नहीं स्पर्श करती खिली हुई कमलिनी, उसके सामने सिकुड़ जाती है, उसी तरह से कालिदास की कविता प्रकाश की कविता है। तमस से मुक्त करने वाली वह कविता है, तमोगुण से भी मुक्त करने वाली वह कविता है, सत्व में प्रतिष्ठित करती है कालिदास की कविता। यह भी श्री कृष्ण मिश्र कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वे दार्शनिक हैं। अस्पृष्ट दोषा नलिनी हृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणोघैः, गुणोघैः गुणों के समुदाय से गुथी हुई, हारावली की तरह गुथी हुई। ऐसा तो ग्रथिता दोनों के लिए आ जाएगा। ये अच्छी तरह से सुगुम्फित है, इसकी स्ट्रक्चर या रचना बहुत अच्छी है कालिदास की कविता की। और जो हारावली कई लड़ियों को
मिलाकर के बना हुआ जो एक हार होता है, एक विशेष प्रकार का हार है जिसमें कई कई लड़ियाँ होती हैं, वह भी बहुत अच्छी तरह से उसकी संरचना होती है, गूंथी जाती है वह। और गुण शब्द में विश्लेष हो जाएगा, गुण धागे को भी कहते हैं। गुण कविता में जो गुण है 10 शब्द गुण, 10 अर्थ गुण मिलाकर के 20 गुण वामन ने बताए। या ध्वनिवादियों की दृष्टि से प्रसाद, माधुर्य, रोजस, ये 3 ही गुण माने। लेकिन गुणौघ, गुणों का समुदाय उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से संपुटित हुआ है, सुग्रथित हो गया है। गुणौघ उसमें अच्छी तरह से गूंथ दिए गए हैं। और हारावली में जिस प्रकार से गुणौघ के द्वारा ग्रथन किया जाता है, उस प्रकार से गुणौघ के द्वारा ग्रथित है कालिदास की कविता, यह वे कह रहे हैं। तो यह उपमा हारावली से उन्होंने दी है। और प्रियांक पालीव विमर्द हृदया, यह जो उपमा दी है, 3 उपमान उन्होंने दिए कालिदास की कविता के लिए। नलिनी के समान और हारावली के समान और प्रियांक पाली के समान, ये 3 उपमान उन्होंने दिए। और प्रियांक पाली व विमर्द हृदया, प्रियांक पाली की तरह विमर्द हृदया जो है, ये जो उपमा दी है, इसके कारण कदाचित विशेष रूप से प्रिय था आदरणीय अवस्थी जी को यह श्लोक। प्रिय की अंकपाली एक विशेष मुद्रा है आलिंगन की, उसमें जितना ही दबाया जाएगा, दबोचा जाएगा एक दूसरे के द्वारा, प्रेमी और प्रेमिका के द्वारा एक दूसरे को, उतना ही रस मन में फूटता है, उतना ही सुख उच्छ्वसित होता है मन के भीतर। कालिदास की कविता को जितना हम दोहन करते हैं, निचोड़ते हैं, जितना उसमें गहराइयों में डूबते हैं, जितना मथते हैं, ये सारे अर्थ उसमें आ जाते हैं, उतने ही हम उसके प्रेम में, उसके रस में, उसके आनंद में सराबोर होते हैं। जैसे प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के साथ विमर्द करते हुए आनंद में सराबोर होते हैं। अंकपाली में जब एक दूसरे से आलिंगनबद्ध वे होते हैं, तो विमर्द शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने रसों के संदर्भ में किया है। विमर्दे राग मायाति, रसों का विमर्द जब होगा, रस एक दूसरे को सम्मर्द रचते हुए आ रहे हैं, जैसे कि एक दूसरे को धकिया रहे हैं, एक दूसरे के साथ मुठभेड़ करते हुए आ रहे हैं, यह एक विशेष संरचना बनती है। उसमें जो आनंद होता है कविता का, वह अनूठा होता है, भरत मुनि कहते हैं। प्रेम में भी इसी प्रकार का आनंद होता है। कालिदास उस प्रकार का रसों का सम्मर्द रचते हैं। कालिदास तो स्वयं जानते हैं, सिद्धांतकार भी कालिदास हैं। भावो भावम नुदति विषयाद रागबंधस्स एव, ऐसे उपमा में वे कह भी चुके हैं। एक भाव की लड़ी दूसरे भाव की लड़ी में गुथ करके जो सम्मर्द रचती है, तो रागबंध वहाँ बन जाता है। विमर्दे राग मायाति, भरत मुनि ने कहा है। प्रियांक पाली की तरह विमर्द हृदया है कालिदास की कविता। अंत में जो कहा है, सुंदर अभिव्यक्ति है श्री कृष्ण मिश्र की। न कालिदासाद अपरस्य वाणी, कालिदास को छोड़कर और किसी की वाणी ऐसी नहीं। अस्पृश्य दोषा नलिनी वृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणोगैहि प्रियांक पालीव विमर्द हृदया। कालिदास को छोड़कर ऐसी 3 बातें और किसी की कविता में नहीं हो सकती हैं, ऐसा श्री कृष्ण मिश्र कह रहे हैं। यह एक आकलन पूरा का पूरा कालिदास की कविता का बहुत थोड़े से छोटे से उपेंद्र वज्रा छंद के द्वारा किया गया। और जो कालिदास उपमा के कवि हैं, इसलिए उपमाओं के द्वारा ही उपमा के कवि का आकलन किया गया। उपमा कालिदासस्य, यह भी कालिदास के बारे में प्रशस्ति मिलती है। एक कवि की पूरी विशेषता कई बार उस प्रशस्ति में बता दी जाती है। ये 3 अच्छे कवियों के द्वारा, जो कि दार्शनिक और पंडित और ज्ञानी भी हैं, उनके द्वारा महाकवि कालिदास की जो प्रशस्तियाँ की गई, उन पर मैंने संक्षेप में चर्चा की। यहीं पर यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।